पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। उसके बाद ही हम सेशन शुरू करते हैं। कुछ हाजी साहब बाद में सो जाते हैं ना। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप में बराए टाइम पूछ सकते हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हैं जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ सर, मेरा एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद का है, तो सर अभी उसका कोई फ्लाइट शेड्यूल नहीं आया सर। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया सर। आ जाएगा सर, इंशाल्लाह टाइम पे आ जाएगा। हैदराबाद का सेकंड फेज में है ना। जी। जी, हैदराबाद हैदराबाद का 15 जून 15 अप्रैल के बाद ही होगा। 15 मई के बाद होगा, तो इसीलिए वो लेट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो लास्ट में होंगी फ्लाइट्स वगैरह। जी हाँ, वो लास्ट लास्ट में फ्लाइट्स होंगी, इसीलिए हैदराबाद का अभी नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वालेकुम फैजल सलाम साहब, वरहमतुल्लाह जी। ये सोन ये शेखुल आलम एयर बट कार की फ्लाइट गोइंग। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट भी 4 अप्रैल को ही, 4 मई को ही है। अलबत्ता अभी शेड्यूल नहीं आया। तो वीजा कार पाए। वीजा अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबका वीजा एक साथ नहीं आता है, अलग अलग आता है। अच्छा, ये छ यम फार्म वर्मु तमी हिसाब पाथन ये नहीं, छ। वीजा रैंडमली आता है सर। वीजा किसी का कभी भी आ सकता अच्छा अच्छा, ठीक है। वो ये है। Yes। तो ये छ ना ये मन गोपर के यम अडाप्टर छ दरकार। तो वही ये छ पनुन पकनाउन से केन हेको शेर एकस बेसन इस्तेमाल कर। बेटर है आप अपना चलाएं, साथ में एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे को जरूरत होगा, वो शायद आपकी मदद ना कर पाए। हर सामान अपना ही साथ रखना चाहिए। छ पनुन कार्ड करनो मत इंटरनेशनल मगर यम छ बे वनन के तो ये करना ये ब्याक इशू ये छ पकन ये छ कड़न तो सऊदी रियाल तस्मस। 2 रियाल के लिए कैश तो होना चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा कैश तो ले जाइए, बाकी के लिए कार्ड ठीक है। वही ये तो बोर्ड पहरी सफर तक इशू कितन पकनाओ से क्या तो इशू किस मस्त तरह चलाएंगे? आदम आदम छ आसन चंदवन दिस कैसी किसमें? क्या इसकी गर्म मौसम छो ना क्या क्या हको कस्मस क्या ये पे याद व्याक सोना उनसो आप किस चीज, आप सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो सुस्मानन के ये है को ये कार्ड ही पकड़ाओ ऑनलाइन करना हो सॉरी कम ये करना हो पहुंच तक यार, कितनी 500 500 600 रियाल तो कैश रखना चाहिए। कहीं सड़क पे फंस जाएंगे, उसमें कार्ड का क्या करेंगे आप? ये ब्याह की यूपीआई छो ना पकन तोड़ जी। यूपीआई छो ना पकन तोड़। जी नहीं नहीं, यूपीआई नहीं वहाँ चलता है, गूगल पे वगैरह नहीं चलता है। बस आप या तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का कर सकते हैं, या तो आप इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड कर सकते हैं। और कैश के लिए 500 1000 रियाल साथ रखना चाहिए। फैसल सर, जी। मैं एक चीज और ऐड कर दूं। हमारे टाइम जब हम थे 2023 में ना, तो जी हमारे बहुत सारे हाजी वो इंडिया के हिसाब से ना 2000 रियाल निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ तो जी। फिर वो चल नहीं रहा था। तो ये आप इनको बता दीजिए कि भाई जो आपके कार्ड की लिमिट है इतना ही निकलता है। ये ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं नहीं जी यहाँ तो चलता ही नहीं कार्ड। जी हाँ, तो 20 हजार, यानी एक और ट्रांजैक्शन का लिमिट 20 हजार होता है इंडिया रुपीस के हिसाब से। तो जब आप एटीएम में विड्रॉ करेंगे, तो 20 हजार से एक विड्रॉल कम करिए, फिर अगले दिन और 20 हजार रुपये निकाले, या 40 हजार होता है शायद। तो उस तरह से जो भी लिमिट होता है, उस लिमिट से एक दिन में उतना ही निकाले, एक दिन में ज्यादा अमाउंट ना निकाले। जी। कोई और सवाल कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर आप चाहे तो। ऐसा लगा। जी, कोई पूछना चाहता? ठीक है, हम अपना सेशन शुरू करते हैं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा ये एक आदमी के लिए अगर हमें जाना हो तो कैश कितनी रखनी चाहिए पास में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खर्चे के लिए? 1000-1200 रियाल काफ़ी है कैश अगर रखना चाहे, नहीं तो अगर 500-600 रियाल ले जाएँगे तो बाकी कार्ड में ले जाइए। अच्छा, कार्ड लेना चाहे तो फॉरेक्स कार्ड ले लीजिएगा, डेबिट कार्ड पे चार्जेज़ बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो ये यहाँ से अगर हम करेंसी चेंज करके ले जाएँ करेंसी चेंज करना अच्छी बात है सर, वो भी ठीक है। तो भी जिसने जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी है वहाँ टिक नहीं की है, वहाँ से हमने कुर्बानी है, तो वो फिर वहाँ वहाँ तो इतनी जहाँ ये मेरे ख़्याल 17-18,000 के करीब है या लगता है ये इतना ही लगेगा वहाँ अगर आप वहाँ सरकार के ज़रिए से जी। कुर्बानी खरीदेंगे, तो उतना ही लगेगा। अगर आप मंडी में जाके खुद भेड़ वाली मंडी में हुँ। जाएँगे, तो उस टाइम पे जैसा उसके साथ जो कसाई है, उसके साथ जैसा लफ्ज़ बनेगा, बात बनेगी, उस टाइम पे उतना ही वो कम आता है, कम भी बनता है फिर, अगर आप अच्छा मंडी खुद देखना चाहेंगे। अच्छा कैसे लगेगा? मैं अगर गवर्नमेंट को हम वहाँ टोकन ले लें, वो उसका मैसेज का कैसे पता चलेगा भई यहाँ कुर्बानी हुई है? वो मैं आपको आज की इसमें सेशन में इंशाअल्लाह समझा दूँगा कि मैसेज का कैसे पता चलेगा, अगर गवर्नमेंट के ज़रिए कराना है। जी, अगर अपने हाथ से कराना है, तो वो तो मालूम है ही है, आप कहीं भी जाके अपने हाथ से करा जी, सकते हैं। जी, जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। तो हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसमें हमारे आज के टॉपिक में ये टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत हमें चीज़ें सीखनी हैं, जिसमें सबसे पहले तो ऐप्स का इस्तेमाल है कि हज में कौन-सी ऐप्स इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद मैप कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद जनरल टिप्स क्या है, जनरली कैसे जैसे सिम है वगैरह है, वो कैसे निकालना है। तो इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली ऐप जो हमारी है वो हज सुविधा ऐप है। हज सुविधा ऐप आपकी सबसे ज़रूरी ऐपों में से एक ऐप है। ये आपको मालूम होगा आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड भी की होगी। अभी इसमें ऑप्शंस इनेबल नहीं हुए हैं, जो-जो फ्लाइटें निकलना शुरू होंगी तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। मैं 1 मिनट आपसे माज़रत चाहता हूँ, एक और कॉल मुझे आ रही है, अभी बहुत सारी कॉल्स मुझे आ रही हैं। 1 मिनट सर। हम हज सुविधा ऐप के बारे में बात कर रहे थे। हज सुविधा ऐप में अभी कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा होगा जब आप अभी चला रहे होंगे। लेकिन जो-जो इंशाअल्लाह फ्लाइटें नज़दीक आएँगी तो इसके सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। हज सुविधा ऐप में आपके पास बहुत से फीचर है और आपके बिल्कुल काम की चीज़ है। इससे पहले जब हज सुविधा ऐप नहीं थी, एक सिंपल सी एक मिसाल बता दूँ इसमें क्या फ़ायदा है। सबसे जो अच्छा फीचर इसका है वो कंप्लेंट या ग्रीवेंस का है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो शुरुआत में आप देखोगे कि आपकी बिल्डिंग में कब कई कभार एसी नहीं लगा होता है। एसी लगा है तो चल नहीं रहा है, बाथरूम में पानी लीक कर रहा है, किचन में गैस नहीं है, खिड़की
होता है इक्का-दुक्का केसेज़ को शुरुआत में ये नहीं मालूम होता कि ये मैं इसकी शिकायत किससे करूँ? आप बिल्डिंग में जाते हैं, बिल्डिंग वाले से करते हैं, बिल्डिंग वाला एक कान से सुनता है, दूसरे कान से छोड़ देता है, आपकी बात पर का ध्यान नहीं देता। इसी तरह कई बार आपका बैग खो जाता है। खो नहीं जाता, वो किसी और फ्लोर में होता है या किसी और हाजी ने गलती से उठा लिया होता है, अपने रूम में ले लिया होता है या किसी और बिल्डिंग में चला गया होता है। अब आप किससे बात करें? कि क्या मसला है? कहाँ जाना है? क्या करना है? ये सारी जो इश्यूज़ हाजी साहब को आती थी, तो हाजी साहब इससे पीछे पास्ट में पहले पिछले सालों में बहुत परेशान होते थे। इस परेशानी से बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के पास आज ऑप्शन हज सुविधा ऐप का है। हज सुविधा ऐप में हाजी साहब कोई भी अपनी कंप्लेंट, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अपने लिए भी, किसी और के लिए भी डाल सकते हैं और उसमें वो बता सकते हैं कि क्या इश्यू आ रहा है। वहाँ पर हज कमेटी की 24 घंटा ग्रीवेंस की एक टीम लगी रहती है कंप्यूटर सेल में। वो आपकी ग्रीवेंस देखती हैं और इमीडिएटली उन ग्रीवेंस पे एक्शन होता है। तो जो भी आपको कोई इश्यू है, वो फ़ौरन आप हज सुविधा ऐप के ज़रिए से दर्ज कराएँ। चाहे अगर आपकी सेहत की प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई आदमी खो गया हो, मिल नहीं रहा हो, हरम में चला गया हो, आप परेशान हैं कहाँ गया? या वो आदमी खुद खो गया है, वो परेशान है मैं कहाँ जाऊँ? तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मैं ग्रुप में आप इसमें हज सुविधा ऐप में अपना जो ग्रीवेंस है वो डाल सकते हैं। ये ग्रीवेंस आप टाइप करके भी डाल सकते हैं और ये ग्रीवेंस आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं अगर आपके लिखने में कोई तकलीफ हो। ऐसे ही आप इसमें आपको वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलती है, आस-पास के कौन से अस्पताल है, कौन से ब्रांचेज़ है, कौन से बाकी चीज़ें हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। साथ में ही आप ये भी जान सकते हैं कि आपके फ्लाइट में जो हज इंस्पेक्टर साहिब हैं, वो कौन हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका कवर नंबर क्या है और वो किस रूम में रहते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको हज सुविधा ऐप से पता चल जाएगी ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उनको कॉल करके या व्हाट्सएप करके, मैसेज करके उनको पता पूछ सकते हैं। इसमें आपको हज इंस्पेक्टर की लोकेशन भी मिल जाएगी कि इस टाइम पे आपके जो हज इंस्पेक्टर साहब हैं, वो कहाँ पे मौजूद है। तो आप उनकी करंट लाइव लोकेशन देख सकते हैं और उनसे मिलने आप जा सकते हैं। और एक इसमें अच्छा फीचर है अपनी लगेज को स्कैन करना। जो ही आपको लगेज मिल जाएगी तो उसमें एक क्यूआर कोड लगा होता है। इस क्यूआर कोड को आप हज सुविधा ऐप से स्कैन कर लीजिए तो आपके नाम पर ये दर्ज हो जाती है। अगर कल को ये आपका लगेज किसी और जगह गलती से पहुँच जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वाली लगेज किस बिल्डिंग में डाल दी गई है। आप इस बात को समझें। ज जब आपका लगेज आता है जहाज़ से उतार कर आपके पास आपको मालूम है 2 किस्म के बैग होते हैं। एक तो आपका हैंड बैग रहता है, दूसरा आपका बड़ा बद लगेज का बैग रहता है। हैंड बैग आपका अपने हाथ में है, तो वो खोने का तो चांस नहीं है। लेकिन जो लगेज का बैग है, बड़ा बैग है, वो हज कमेटी के ज़रिए से हज कमेटी के मज़दूर एक ट्रक में भर के आपके होटल पहुँचा देते हैं। कई बार 2-3 फ्लाइट्स के जो सारे बैग हैं एक साथ जमा करके एक ट्रक में भर के आगे अपनी बिल्डिंगों पे डाला जाता है। लेकिन मज़दूरों के साथ ऐसा होता है कुछ बैग कई बार एक एक जैसे दिखने वाले होते हैं, कुछ नाम एक जैसे लगने लगते हैं, कवर नंबरों में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो होता ये है कि एक बिल्डिंग का लगेज दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। लेकिन इस बार इन्होंने हज कमेटी ने एक सिस्टम बनाया है कि आप अपना लगेज जब भी आपका कोई मज़दूर आपका लगेज डालेगा, तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करेगा। वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपको अपनी ऐप में मिल जाएगा कि आपका लगेज किस बिल्डिंग के सामने डाला गया। 1 मिनट मैं आपसे फिर से माज़रत चाहता हूँ, कॉल एक आ रहा है।
असल में हाजी साहबान, कल हमारी एक कलीमुल्लाह खान साहब की ट्रेनिंग है यहाँ श्रीनगर टैगोर हॉल में। तो इसलिए बहुत सारे हाजी साहबान फोन कर रहे हैं कि कितने बजे है, टैगोर हॉल कहाँ पर है। तो उसी के बारे में बार बार कॉल आ रहा है। तो मैं इसको म्यूट पे रख दूंगा ताकि कॉल ना आए। बहुत माफी चाहता हूँ। तो ये आपकी ऐप हज सुविधा ऐप को इस्तेमाल करना सीख जाइए। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, इसमें कौन कौन से फीचर है, कितने फायदे हैं। और अगर कोई हाजी खो जाता है तो उसकी लोकेशन भी हज कमेटी को मिल जाती है, अगर इनकी हज सुविधा आप चल रही है इनके फोन में। तो जो फैमिलीज हैं यहाँ पर, उनसे मेरी दरख्वास्त है, मेहरबानी करके आप अपनी हज सुविधा ऐप अपने पेरेंट्स जो आपके जा रहे हैं हज पे, उनके मोबाइलों पे आप अपनी हज सुविधा ऐप को इंस्टॉल कर लें। अक्सर हमने एक शिकायत देखी है, अक्सर हम देखते हैं हाजी साहब कहते हैं कि हमारी यूजर नेम नहीं लग रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो लॉगिन के लिए एक सिंपल सा मैं एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर आपका लॉगिन नहीं लग रहा है तो अक्सर होता ये है कि आपको मालूम नहीं होता कि आपने किस नंबर से लॉगिन रजिस्टर किया है। अगर आपका लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा है, बता रहा है कि ये नंबर रजिस्टर नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपके हज में कौन सा वाला नंबर रजिस्टर है। और वो नंबर आपको उसका उसके बाद उसका एम पिन चाहिए होता है। एम पिन के लिए आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर हज 2025 लिखा है और यहाँ पे पिलग्रिम लॉगिन है। इस पिलग्रिम लॉगिन पे आप जाइए, वहां पर आपको लॉगिन आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ राइट साइड पे, फॉरगॉट एम पिन। इस फॉरगॉट एम पिन पे आप क्लिक कीजिए। फॉरगॉट एम पिन पे क्लिक करके वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालिए, जो मोबाइल नंबर मैं आपको बताऊंगा। उस मोबाइल नंबर पे डाल के, कैप्चा नंबर डाल के, आपके मोबाइल पे एम पिन मिल जाएगा। उस एमपिन को कहीं लिख दे, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी में अगर आपका हज सुविधा ऐप लॉग आउट हो जाता है तो यही एमपिन वहां काम आएगा। वहां पर आप फॉरगॉट एमपिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर फॉरगॉट एमपिन के लिए ओटीपी आता है, ओटीपी नहीं आएगा आपके नंबर पे। इसलिए एक बार यहाँ पर ही अपने घर से ही एमपिन लिख लीजिएगा कि आपके इसका हज सुविधा ऐप का मोबाइल नंबर और एमपिन क्या है। मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉग इन कर लीजिए। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो आप हज कमेटी जेएंड के हज हाउस को मैसेज लिखिए, ईमेल डाल दीजिए कि मैं अपना फोन नंबर चेंज करना चाहता हूँ हज सुविधा पे। तो आप नए फोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो याद रहे कि एम पिन अपना रीसेट करा दीजिए, आपके मोबाइल पे एम पिन आ जाएगा, वो लिख लीजिए और उसी एम पिन के जरिए से हज सुविधा ऐप में लॉगिन करें। ये काम आप अभी से कर लीजिए मेहरबानी कर कर, क्योंकि वहां जाके ये नहीं होने वाला। हज सुविधा का एम पिन यहीं पे आपको मिलेगा, वहां जाके एम पिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हज सुविधा ऐप लॉग इन कर लीजिए, लेकिन ये ऑप्शंस आपको अभी नहीं मिलेंगे। ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आपकी फ्लाइट का डेट नजदीक आएगा, उसके बाद ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये हज सुविधा ऐप के बारे में। हज सुविधा ऐप के बारे में अगर कोई हाजी साहब कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अगली ऐप के बारे में बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एक कवर हेड का जो नंबर है ना, उसपे हज सुविधा ऐप चल रही है। जैसे मेरी बीवी का नंबर वहाँ पे नहीं है, अलग अलग है नंबर वो, और उसमें वो मेंशन भी नहीं है। तो उसपे हम कैसे कर सकते हैं इसको, हज सुविधा इसमें ऐप आप को? हज सुविधा ऐप में 2-3 नंबर, आप अपनी बीवी का भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो उनका नंबर अलग अच्छा, से, उसमें फैमिली आता है, ऐड अ फैमिली। तो फिर वो भी मतलब अपना लॉग इन कर सकते उस नंबर से हम उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हैं। जी हाँ, अगर वैसा नहीं करना चाहें तो आप अपना ही नंबर तीनों फोनों पे कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अपने नंबर से हो जाता, जी फिर ओटीपी फिर एक नंबर पे आएगी ना, फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर वहाँ के लिए हमें आसानी हाँ जी, बनेगी। ओटीपी यहाँ हो गया एक बार, उसके बाद में आपको सिर्फ एमपिन से लॉग इन करना है। उसके बाद जी, जी। वही एमपिन यूज करके आप लॉग इन करेंगे, फिर दोबारा से ओटीपी नहीं आएगा। जी, जी, जी। जज़ाकल्लाह। जी, सर क्या वीज़ा हज सुविधा ऐप में अपलोड होगा? उम्मीद तो है कि हो जाएगा, लेकिन उससे भी इजी है खुद से वीजा डाउनलोड करना। ज़रूर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम, ये आप बोल रहे हैं ना कि लगेज स्कैन करना है, तो मोहतरम ये लगेज हमें कहाँ पे स्कैन करना है? दिल्ली एयरपोर्ट पे कि कहाँ पे? जब आपका जब आप हज हाउस में होंगे या पहले तो आप हज हाउस जाएंगे, या तो दिल्ली एयरपोर्ट जो जाएंगे,
होल्डिंग जी। एरिया में आपके लगेज पे टैग लगेगा। तो जैसे यहाँ पे जी। राइट साइड पे दिखाया हुआ ना, मक्का बिल्डिंग 33 656, ये टैग जी हाँ। टैग पे क्यूआर कोड लगा रहता है। तो आप चाहे तो वहां खुद जी। से स्कैन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो जो मजदूर आपका लगेज आपके होटल में डालेगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है इस लगेज को स्कैन करना, इस क्यूआर कोड को। जब वो मजदूर इसको स्कैन करेगा, आपके हज सुविधा में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका लगेज डिलीवर हो चुका है और कौन सी वाली बिल्डिंग में डिलीवर हो चुका है। ठीक, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब, इसी तरह अस्सलाम से वालेकुम। अगर आप कभी अपने होटल में हैं और आपको 1-2 दिन से 3 दिन से एक लगेज पड़ा मिल रहा है, ये कोई नहीं उठा रहा, या आपके रूम में एक लगेज है, आपको लगता है ये आपके साथी का है, लेकिन वो भी हाथ नहीं लगा रहा है, वो कह रहा है ये मेरा भी नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है किसका है। तो आप चुपके आप ऐसा कर सकते हैं कि माई लगेज लिस्ट में मिसप्लेस्ड लगेज में क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। तो जिसका भी वो लगेज होगा उसके हज सुविधा पे आ जाएगी नोटिस कि यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग में किसी हाजी साहब ने आपका लगेज स्कैन किया है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, और कोई पूछना चाहे हज सुविधा के बारे में कोई सवाल तो पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये हाई सुविधा आपको अपडेट करनी है। आप इसको अपडेट कर लीजिए, हो जाएगी, लेकिन अभी इसके ऑप्शन नहीं चल रहे हैं। फिर कब तक करेंगे जब हज पर जाने से पहले से? हज पे जाने से कुछ हेलो। 1-2 दिन पहले आपके जो है ये हज सुविधा आप चलना शुरू कर लीजिए। या अच्छा, हज पर जाने से 2 दिन पहले, ठीक है, ठीक है। ये अगर हज सुविधा के बारे में कोई और सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो अगली ऐप जो हमारी है ये नुसुक ऐप है। नुसुक ऐप एक बहुत ही ज़रूरी ऐप है। ये सब लोग जो जानते होंगे, जब मदीना शरीफ आप जाते हैं, मदीना शरीफ में जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसमें एक जगह है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मिंबर से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक। आप जानते हैं जैसे हर कोई मस्जिद होती है, हर किसी मस्जिद में मिंबर बीच में रखा जाता है, और इसी तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिंबर शरीफ जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, वो मस्जिद के बीचों बीच था, अभी भी है। और मस्जिद की बाईं तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात मुबारक थे, अज़वाज मुतहरात के, हमारी माओं के हुजरात, उनके कमरे मस्जिद की बाईं दीवार की तरफ थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मेरे मिंबर और मेरे घर, यानी मिंबर से घर के जो दरमियान का ये एरिया है, ये जन्नतों के बागों में से एक बाग है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने लफ्ज़ किया रौज़तम मिन रियादिल जन्नह, रौज़ा मिन रियादिल जन्नह, जिसे हम आम ज़ुबान में रियाज़ुल जन्नह कहते हैं, जबकि इसका नाम तो रौज़ा है। तो बहरहाल अरबी लोग इसको रौज़ा कहते हैं, क्योंकि ये रौज़ा रौज़ा बाग को कहते हैं। रियाज़ुल जन्नह जन्नत के बागात को कहते हैं। तो जन्नत के बागात में से एक बाग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर से मेरे घर तक का जो एरिया है। हाजी साहिबों की तमन्ना रहती है कि इस जगह पे किसी तरह से वो 2 रकत नमाज़ पढ़ लें, दुआ कर लें, अल्लाह से दुआ गो हों। अल्लाह से फरमाएँ कि या अल्लाह, आप जन्नत में अपने बंदों की कोई दुआ रद्द नहीं करोगे, जन्नत में अपने बंदों की कोई तमन्ना आप रद्द नहीं करोगे। तो या अल्लाह, मैं अभी आपकी इस जन्नत में बैठा हूँ। आपके सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ये बाग, इसमें जो मैं दुआ करूँ, तो या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। जैसे आप जन्नतियों की कोई दुआ रद्द नहीं करोगे, इसी तरह या अल्लाह मेरी भी कोई दुआ रद्द ना करना। तो ये दुआ हाजी साहिबान रियाज़ुल जन्नह में करते हैं। इसलिए हाजी साहबान का बहुत ही शौक होता है कि वो भी रियाज़ुल जन्नह में 2 रकत नमाज़ अदा करें। रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम को
हम नुसुक ऐप कहते हैं। तो नुसुक ऐप के ज़रिए से हमारी एक सेकंड, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। जी। तो नुसुक ऐप के ज़रिए से आप हज सुविधा ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और नुसुक ऐप के ज़रिए से आपको पता चल जाएगी कि किस तरह से स्लॉट बुकिंग करना है। नुसुक ऐप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो मैंने जैसे फरमाया कि रौज़ा में जाने के लिए या रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन बुकिंग लेके जब आपके पास होगी तब जाकर आपको रियाज़ुल जन्नह में एंट्री मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप नुसुक की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नुसुक की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए अपना ईमेल एड्रेस और अपना वीज़ा नंबर देना पड़ता है। अब आपके पास ईमेल एड्रेस तो है, लेकिन अभी आपके पास वीज़ा नंबर नहीं है क्योंकि अभी आपका वीज़ा लगा नहीं है, तो अभी आप नुसुक ऐप चला नहीं पाओगे। नुसुक ऐप आप अपना वीज़ा लगने के बाद ही चला पाओगे। एक बार अपना वीज़ा आपका लग गया, आपने इसमें लॉगिन कर लिया, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन नज़र आएँगे। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास रौदा विजिट फॉर मेन, रौदा विजिट फॉर वुमेन। जिन लोगों का स्क्रीन अभी छोटा-सा आ रहा है, वो अपने फिंगर्स के ज़रिए से अभी आप स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें रौज़ा फॉर मेन है, रौज़ा फॉर वुमेन है। आप उस पे क्लिक कीजिए जो आपका ऑप्शन है, फिर आपको ये दूसरी वाली स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन में कैलेंडर दिया हुआ है और कैलेंडर में जो स्लॉटों में कलर है, वो स्लॉट अवेलेबल है। तो मान लीजिए यहाँ पे 13 तारीख पे हमने क्लिक किया है और नीचे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर कैलेंडर में कुछ दिन 11 सिर्फ़ ये, बाकी दिन में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। 12, 13 और 14 में 13 में स्लॉट अवेलेबल है और जब आप इस 13 पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पर नीचे स्लॉट्स नज़र आएँगे कि 13 तारीख को कौन-कौन से स्लॉट खाली है। तो आप देखते हैं 13 तारीख को ये स्लॉट खाली है, 1:30 से 2 बजे तक और 2 बजे से ढाई बजे तक, आधे-आधे घंटे का स्लॉट है। अब इसमें गौर करें कि जो ये 1:30 है, ये दोपहर का 1:30 नहीं है, ये रात का 1:30 है। क्योंकि जो इसमें टाइम है, वो 24 आवर फॉर्मेट में दिया गया है। हाजी साहिबान अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं, वो रात 1:30 बजे का स्लॉट बुक करके दिन में 1:30 बजे चले जाते हैं। उनका स्लॉट उस टाइम खत्म हो गया होता है और ये बात समझ लीजिए, एक बार अगर आपका स्लॉट चला गया, दोबारा आप इसमें बुकिंग नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से इसमें बुकिंग करनी है और ये भी ख़्याल रखना है कि यहाँ से ही, घर से ही आपकी बुकिंग नहीं करनी है। कई हाजी साहब अंदाज़ा लगाते हैं कि चल देखो मेरी आज फ्लाइट है, मैं आज रात को मदीना पहुँचूँगा, ठीक है, तो आज रात में 10 बजे करीब पहुँचूँगा और मैं 12 बजे का स्लॉट रख लेता हूँ। ऐसी गलती कभी ना करें क्योंकि आपका भरोसा नहीं होता आपकी फ्लाइट कितने बजे आएगी, होटल कब पहुँचोगे, रूम कब मिलेगा, हो सकता है पहुँचते-पहुँचते 2 दिन लग जाए। इसलिए यहाँ अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप रजिस्टर और लॉगिन कर लीजिए, लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं कीजिएगा। स्लॉट बुकिंग इंशाल्लाह मदीना पहुँच के ही करना है। यहाँ करोगे, स्लॉट मिस हो जाएगा, स्लॉट मिस हो गया, दोबारा नुसुक से आप 1 साल तक एंट्री नहीं कर पाओगे। इस बात का ख़्याल रखें। दूसरी बात का ख़्याल रखें जो मैंने अभी बताया, जो टाइम है यहाँ, ये टाइम आपका 24 आवर फॉर्मेट में होता है। तीसरी बात जो आपको ख़्याल रखनी है कि जो आप अपना टाइम स्लॉट चूज़ करें, कोशिश करें या तो बिल्कुल मगरिब से पहले वाला स्लॉट चूज़ करें या तो फजर से पहले वाला। नहीं, नहीं, नहीं। या तो असर से पहले वाला या तो फजर से पहले वाला। फिर से दोहराता हूँ, जितने भी आपको देखिए, ये तो आपके हाथ में नहीं है कि आपके पास कौन-सा स्लॉट मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलता है, तो बिल्कुल असर नमाज़ से पहले वाला स्लॉट रखने की कोशिश किया कीजिए। इसी तरह बिल्कुल फजर से पहले वाला स्लॉट, जो बिल्कुल फजर से पहले आखिरी स्लॉट है, वो रखें। क्यों? क्योंकि वहाँ सऊदी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से असर के बाद नमाज़ नहीं इजाज़त है। तो जो लोग असर से पहले घुस जाते हैं ना, वो मगरिब तक वहीं बैठे रहते हैं। नहीं तो आम तौर पे ऐसा होता है कि जो लोग रियाज़ुल जन्नह एक बार घुस गए, आधे घंटे के बाद उनको निकाल दिया जाता है और नए लोगों को घुसाया जाता है। लेकिन जो लोग असर से बिल्कुल पहले पहुँचते हैं, उनकी एक तो असर नमाज़ भी बाजमात रियाज़ुल जन्नह में मिलती है, उसके बाद उनको असर के बाद निकाला भी नहीं जाता। इसी तरह फजर से पहले भी यही बात है कि फजर से पहले अगर कोई घुस गए, बिल्कुल 1 स्लॉट फजर से पहले, 2 स्लॉट 3 स्लॉट नहीं, वो फजर भी वहीं पढ़ेंगे
और इंशाल्लाह फजर के बाद भी इशराक तक वो इंशाल्लाह रियाजुल जन्नह में ही बैठे रहेंगे। तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। उसी तरह से आप अपना शेड्यूल बुक करें। लेडीज के लिए टाइमिंग अलग होती है, जेंट्स के लिए अलग। सेम टाइम पे लेडीज और जेंट्स दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि जिस टाइम पे लेडीज की एंट्री होती है उस एरिया को बंद कर दिया जाता है और लेडीज के लिए खोला जाता है, और जेंट्स के लिए उस टाइम पे दूसरे साइड से बंद कर दिया जाता है ताकि जेंट्स एंट्री करे, लेडी एंट्री ना करे। जब आप इस पे स्लॉट बुक करते हैं तो इस तरह का आपको स्क्रीन नजर आता है, जैसा आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें ये क्यूआर कोड है, ये परमिट आपको आता है। देखिए, इस परमिट में ऐसे येलो कलर का ये ऐसे चमक रहा होता है। इसमें आईडी मिलता है, रिजर्वेशन नंबर मिलता है, परमिट नंबर मिलता है, किस डेट पर है, कितने बजे है। हाँ, 24 आवर फॉर्मेट में है ये। तो ये आपको मिलेगा, और वहां पे रियाजुल जन्नह के बाहर, रौजा के बाहर आप जब जाएंगे तो रौजा के बाहर आप देखोगे कि वहां पर आपको हाजी साहिबान की बहुत बड़ी कतार होगी। वहां इस टाइम से करीब 1 डेढ़ घंटा पहले आपको पहुंचना है, और कतार में भी डिसिप्लिन के साथ चुपचाप बैठना है। जब आपकी बारी आएगी आपको बुलाया जाएगा, आप यही पास अपना दिखाओगे, और पास दिखाकर इंशाअल्लाह रहमान आपको एंट्री मिल जाएगी। बिल्कुल आसान है ये। इसको रजिस्टर के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए, और हर हाजी को अपना अपना रजिस्टर करना है। या तो हर हाजी के अपने फोन पे रजिस्टर हो, या आप एक फोन पे रजिस्टर करें फिर लॉग आउट कर ले, फिर जब दूसरे हाजी की बारी आएगी तो वो लॉग इन करके अपना फोन दिखा ले। तो हो सकता है, इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो किसी का हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखो, ये घुमाते घुमाते ना चले। ऐसे लोग, हाजी हाजी लोग ऐसा भी करते हैं कि इसमें वहां पे जाके ये खुला रखते हैं स्क्रीन, तो आपके पीछे दूसरा एक चालाक हाजी होता है, बेवकूफ चालाक। वहां चालाक नहीं, बेवकूफ चालाक मैं बताऊंगा। वो आपके फोन का फोटो ले लेता है और जल्दी जल्दी जाके आगे लाइन में बोलता है, देखिए मेरा है ये मेरा स्कैन है। तो उसका स्कैन हो जाता है, एंट्री। फिर जब आपकी बारी होती है, वो आपका शुरता जो आप पुलिस वाला, वो बोलता है आप तो पहले आ चुके हैं, अभी तो छोड़ा मैंने आपको, ये परमिट पहले जा चुका है। वो आपको निकाल देता है। तो ध्यान रखें, अपना स्क्रीन अब बंद कर लीजिए। इसी हज सुविधा ऐप में इस साल से इन्होंने एक और ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसको इंस्टेंट ट्रैक कहते हैं। जब आप हज सुविधा ऐप में लॉग इन करोगे, एक तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा राउदा विजिट फॉर मैन, राउदा विजिट फॉर वुमेन, और नीचे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट ट्रैक। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उन्होंने इस साल से शुरू किया है। ये इंस्टेंट ट्रैक ऑप्शन क्या है? आमतौर पर जब आप एक बार स्लॉट हज सुविधा इस नुसुक से बुक करते तो अगले 1 साल तक फिर आप दूसरा स्लॉट बुक नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप मस्जिद शरीफ के नजदीक हैं तो हर 20 मिनट में जो स्लॉट, हर 20 मिनट में कुछ कुछ स्लॉट खुल जाते हैं, लेकिन वो उसी टाइम 2 सेकंड के लिए खुलते हैं और इमीडिएटली बुक हो जाते हैं। उस प्रोसेस को इंस्टेंट ट्रैक कहते हैं। अगर आप मस्जिद के नजदीक हैं, यानी बिल्कुल रौदे के नजदीक है या मस्जिद शरीफ के नजदीक है, और आप लॉग इन करोगे और आप इंस्टेंट ट्रैक वाले सेक्शन की तरफ देखो, अगर आपके पास स्क्रीन पे ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें लिखा है चूज अ टाइम टू एंटर द इंस्टेंट ट्रैक, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो बड़ी खुशकिस्मती की बात आप समझ लीजिए। इसका मतलब आप मस्जिद में एक और बार रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। ये आप हर दिन 24 घंटे में कर सकते हैं। 24 घंटे यानी अगर आप मदीने में 8 दिन है, आप 8 के 8 दिन इंस्टेंट ट्रैक का यूज करके रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं, और अपना ऑप्शन तो है ही, तो 9 बार आप जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, ये हाईलाइट होता नहीं है आमतौर पे। ये किस्मत से हो गया, आप सही टाइम आपने खोल दिया तो आपको ये इंस्टेंट ट्रैक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आमतौर पे इंस्टेंट ट्रैक वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इंस्टेंट ट्रैक के जरिए से आप वहां पे इजीली आपको अपना जो है हज सुविधा में इसमें आपको मिल जाएगा। आप इस राइट साइड की तरफ देखिए, ये वाला जो स्क्रीन है, ये एक हाजी साहब ने मुझे वीडियो भेजा है नुसुक के इस्तेमाल के बारे में। इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये हाजी साहब मुझे समझा रहे थे कि इंस्टेंट ट्रैक कैसे होता है। तो इन्होंने इसमें लॉग इन किया है ऐप में, और उसके बाद इसमें कुछ डिटेल्स इनकी आई थी। इस डिटेल को लेकर इन्होंने लॉग इन किया था। तो लॉग इन करने के बाद आप देखोगे इनके होम पेज पर इंस्टेंट ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वहां पे इंस्टेंट ट्रैक के ऑप्शन में जो इनके होम पेज पे है उसमें कोई भी टाइम स्लॉट नहीं आएगा, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने लॉग इन किया कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं था। ये इनका है फोन, और इन्होंने इसमें लॉग इन किया। देखिए यहाँ पर इंस्टेंट ट्रैक कोई भी टाइम नहीं है, खाली है, बिल्कुल इंस्टेंट ट्रैक खाली है।
क्योंकि सारे टाइम चले गए हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लॉग आउट करते हैं या बैक करते हैं। जब अगर ऐसा कुछ आपके पास आए कि इंस्टेंट ट्रैक में खाली आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बैक करना है, फिर क्लिक करना है, बैक करना है, फिर क्लिक करना है, बैक करना है, फिर क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि हो सकता है आप खुशकिस्मत हो तो आपके पास देखिए बैक किया इसने, फिर लॉग इन, बैक किया, फिर आगे, बैक किया, फिर आगे आ गया, बैक, फिर आगे, बैक, फिर आगे। हो सकता है आपको इंस्टेंट ट्रैक का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ये तब चलेगा जब आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नजदीक होंगे। तो इसके जरिए से आप नुसुक ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। इसके जरिए से आप रियाजुल जन्नह में एंट्री कर सकते हैं। अब अगर कुछ हाजी साहब इसमें कर चुके हैं, क्या बस यही एक तरीका है एंट्री का? नहीं, इसके अलावा भी आपके जो स्टेट हज इंस्पेक्टर साहिब है या खादिमुल हुज्जाज जिनको कहते हैं, वो भी आपको ले जाएंगे बिना नुसुक के। बिना नुसुक ऐप के भी वो 50-50 हाजियों का ग्रुप इंशाअल्लाह रहमान रियाजुल जन्नह में जियारत के लिए ले जाएंगे। लेकिन आ, वो तो है ही, इस तरह से कम आप 2 बात तो जा ही सकते हो। एक तो अपनी नुसुक ऐप से, और दूसरा खादिमुल हुज्जाज के साथ। और उसके ज्यादा अगर इंस्टेंट ट्रैक आपका ऑप्शन मिल गया, तो इंस्टेंट ट्रैक ऑप्शन से भी आप रौजा में जा सकते हैं। रियाजुल जन्नह या रौजा जो एरिया है मस्जिद शरीफ का अंदरूनी एरिया है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाऊंगा एक सेकंड के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये एरिया जो है इसको रौजा कहा जाता है। ये आपके स्क्रीन के सामने, ये इसमें ये दाईं तरफ से मिंबर है, और ये मेहराब है जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, और बाईं तरफ से इस तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर थे। तो इस सारे एरिया को रियाजुल जन्नह कहा जाता है। और इस रियाजुल जन्नह में बहुत से अच्छी चीजें हैं। इसमें इतनी सारी अल्लाह की निशानियां हैं। इसमें आपके पास कुछ कुछ सितून हैं, ऐसे ऐसे सितून हैं कि जिनमें जिनकी अपनी हर एक सितून की अपनी स्टोरी है। एक सतून वहां पे है जिसे इस्तवान आयशा कहते हैं। वो ऐसा सतून है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अगर मैं लोगों को बता दूं इस सतून के बारे में, तो लोग झगड़ा करने लगे आपस में वहां पे नमाज पढ़ने के लिए। लोग किसी भी हद तक जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि वो सतून कौन सा है। फिर उन्होंने अपने एक अ, भतीजे को बताया कि वो सतून कौन सा है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन जगह है रियाजुल जन्नह। और इसमें कुछ और सतून है। एक सतून है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ किया करते थे। वो एक सुकून सतून आपको मिलेगा। इसी तरह एक और सतून मिलेगा जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद से मिला करते थे। वफद आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन वफदों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुकून पे मिलते थे। आपको मैं और इसमें दिखाऊंगा। ये दिखाना जरूरी है क्योंकि हाजी साहिबान को अक्सर इसका इल्म नहीं होता। देखिए ये रौजा है, ये सामने मेहराब आपका मिंबर है, यहाँ पे मेहराब है, और इस तरफ से सामने की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े मुबारक उनका जहाँ पर वो मदफून है। यहाँ पीछे एक सीढ़ी आपको नजर आएगी। ये सीढ़ी के ऊपर यहाँ पर मुअज्जिन अजान देते हैं नमाज की मदीना शरीफ में। वहीं पे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अजान दिया करते थे ये वाले एरिया में। इसी रौजा के इसकी दूसरी फोटो मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ी सी नजदीक से है। ये मेहराब है। ये मेहराब वो जगह है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन इस मेहराब के बारे में बताता चलूं, आप समझते होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज पढ़ाया करते थे, इस एरिया में, सेंटर में। लेकिन हकीकत की बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज पढ़ाया करते थे। जो है आपको यहाँ दाईं तरफ का इसका ब्लैक कलर का एक कॉलम नजर आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नमाज शुरू करते थे। आज हम चाहें तो उनके कदम पे, जहां उनके कदम पड़ते थे, मुबारक कदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारा सर वहां पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने बताया है। तो जहां ये नमाज पढ़ते थे, इसके पीछे अगर आप गौर करें, एक ये सितून है। ये देखिए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल इसके पीछे सीध में ये सितून आपको नजर आएगा, ये जो ऊपर चमक रहा है।
देखिए ये, इस सतून को उस्तवाने मुखल्लका कहते हैं। आपको मालूम होगा कि इसके बारे में सीरत में एक दो, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि हाजी साहिबान से कि सीरत के बारे में पढ़ें, सीरत के बारे में पढ़ें, क्योंकि मदीना शरीफ में बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप सीरत के बारे में जानते होंगे। ये जो आपके पास आपके सामने सितून है, इसे उस्तवाने मुखल्लका कहते हैं। क्यों? इसके बारे में दो अहादीस हैं इस स्तून के बारे में। पहली हदीस है, जब मस्जिद नबी शुरू शुरू में बनी थी तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर नहीं होता था। आज तो इस तरह का बड़ा शानदार मिंबर है, और उस टाइम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, लेकिन एक खजूर के तने पे खड़े होकर। यहाँ एक खजूर का तना रखा जाता था, उस पर खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। फिर एक औरत आई, उन्होंने बताया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जो है वो तरखान है, वो आपके लिए एक मिंबर बना देगा। तो उन्होंने उनके लिए एक मिंबर बनवाया उस औरत ने। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मिंबर पे जो उस औरत ने बनवाया था उस पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे आजकल हमारे इमाम साहिबान देते हैं। लेकिन जब वो मिंबर पे गए तो पीछे से जो वो तना था खजूर का, उससे रोने की आवाजें आने लगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस तने को गाड़ दीजिए। उस तने को, इसी जो यहाँ पर अभी आपके सामने सितून बना हुआ है, इसी सितून के नीचे उसको गाड़ दिया गया। और इस ये तो एक हदीस है। दूसरी हदीस ऐसे है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन वहां नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते उन्हें इस सतून पे नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि कोई किसी सहाबी ने गफलत से इस पे थूक दिया था। आप जानते हैं नमाज में कभी बलगम आ जाता है, थूक आ जाता है। तो किसी साहबी साहब को रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम नहीं होता, तो उन्होंने गलती से इस सतून की तरफ थूक दिया था। तो वो बलगम इस पे चिपक गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर बहुत ही गजबनाक हुए। उनका चेहरा मुबारक लाल हो गया। सहाबी जो थे दाएं बाएं, वो इतना डरे देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत कि एक सहाबी जल्दी से उठे और जो वो थूक थी उसको खुरज लिया, उसको उठा लिया। उनको लगा शायद इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी बहुत बहुत गजबनाक उनका चेहरा नजर आ रहा था कि किसी ने ऐसी गलती कैसे की कि मस्जिद की दीवार पे थूका। तो और एक साहबी आए, उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से इत्र की बोतल निकाली, इत्र मलने लगे इस सितून पे जहां पर वो थूक लगी हुई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने मुस्कुराया, खुश हुए कि साहबी मस्जिद की इस सितून पे इत्र मल रहे हैं जहां किसी ने थूका हुआ था। तो उसके बाद एक प्रथा चली कि इस पर हमेशा इत्र मली जाती थी इस सितून पे। तो इत्र को मुखल्लक कहते हैं, मुखल्लक परफ्यूम इस पे मली जाती थी, इसीलिए इस सितून को इस्तिवाने मुखल्लका कहते हैं। ऐसे तो मस्जिद नबी के बारे में हजारों ऐसी बातें हैं, और इस रियाजुल जन्नह के बारे में हजारों ऐसे मकामात हैं जिनका आपको एक जिसमें रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, और उसके लिए एक अलग ही सेशन चाहिए। अभी मैं इस पर इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। जो हकीकत है, إن ये मेहराब है, الله लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर दाईं तरफ, ये वाले وملائكته साइड पे नहीं, यहाँ पे يصلون नहीं, على यहाँ पे नमाज पढ़ा करते النبي थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये दाईं तरफ उनका يا मिहराब है, أيها और الذين बाईं तरफ آمنوا صلوا ये जो आपकी عليه यहाँ से सब्ज जालियां وسلموا नजर आ रही है, تسليما यहाँ पीछे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, वो मदफून हैं। उनका हुजरे मुबारक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके हुजरे मुबारक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सब इस तरफ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाते तो ये जो बुक शेल्फ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाईं तरफ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा, यहाँ दरवाजा था, उस दरवाजे से तशरीफ लाते थे। आपने पढ़ा होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस कोने में एतिकाफ किया करते थे। इसीलिए आजकल भी जब एतिकाफ होता है तो मस्जिद के सामने बाईं तरफ पहले कोशिश की जाती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद के सामने बाईं तरफ एतिकाफ करते थे। यहाँ छोटी सी खिड़की आपको नजर आ रही है, यहाँ भी एक छोटी सी खिड़की आपको नजर आ रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनके घर पे एक खिड़की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में अपना सर मुबारक इस खिड़की से निकालते थे, और दूसरी तरफ हजरत आयशा हमारी माँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे तेल मला करती थी। सुभान अल्लाह, क्या वो मौका होता, क्या वो समा होता, क्या वो रहमत होती जो
ये देखिए, ये वो खिड़की की बात मैं कर रहा हूँ जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक बाहर निकालते थे अपने घर की तरफ, तो हजरत आयशा उनको तेल मला करती थी। और यहाँ पर ही ये देखिए, यहाँ पर ये जो उस्तवाना है, ये जो सितून है, इसे उस्तवाना हिर्स कहते थे, क्योंकि वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। यहाँ उस्तवाने हिर्स तो ये है, यहाँ उस्तवाने शरीर है, हिर्स यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड खड़े रहते थे, साहबी बॉडीगार्ड बन के। यहाँ पे उस्तवाने वफूद है, जो भी वफद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने आते थे, तो यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे। आप सोचिए, आप रौदा में हैं और ये मकाम पे आप खड़े हैं। आप समझे, एक वक्त पे 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी बिल्कुल उस मकाम पे बैठे हैं जहां आप बैठे हैं। ये ऐसी फीलिंग है जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। आपको बिल्कुल, जब आप सामने खड़े हैं, आपको समझ में आ रही है यहाँ मेरे प्यारे नबी के कदम पड़े होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कितनी खूबसूरत जगह, कितनी रहमत वाली जगह ये रियाजुल जन्नह है। हालांकि रहमत वाली जगह तो पूरी मस्जिद शरीफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वहां दूर तक भी पड़े हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सिर्फ मिंबर के इस तरफ नहीं आए हैं, मिंबर के उस तरफ भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। लेकिन उन्होंने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मिंबर से, इस मिंबर से मेरे घर के बीच, घर उनका इस तरफ है, जो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस पिक्चर से थोड़ा सा, घर इस तरफ है और मिंबर उस तरफ है। ये वाला एरिया जो है, जो सामने आपके हल्के से ग्रीन कलर की कारपेट थे, और पहले ऐसे ग्रीन कलर होते थे, आजकल आजकल ग्रीन कलर नहीं होता, आजकल सेम, सब सेम ही है। तो इसको रौज़तम मिन रियाजुल जन्नह कहा जाता है। और जो वो मैं आपको पिलर के बारे में फरमा रहा था, वो ये है, ये वाला पिलर, इसे उस्तवाने आयशा के फरमाते हैं। ये पिलर आपका मेहराब से पीछे बाईं तरफ है। जो इससे पहले वाली पिक्चर में आपको ये ज्यादा क्लियर आ जाएगा। होली होली राउदा, तो यहाँ पर अगर आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर नमाज पढ़े। ये मेहराब है ना, तो إن मेहराब की बाईं الله तरफ में मेहराब की وملائكته बाईं तरफ जो يصلون ये वाला على पिलर है सामने, النبي ये बिल्कुल يا सेंटर में, أيها ये वाला, الذين ये آمنوا इसको صلوا उस्तवाने आयशा عليه फरमाते हैं। وسلموا यहाँ पर कोशिश करें تسليما नमाज पढ़ने की, क्योंकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि इस जगह की इंपॉर्टेंस, तो लोग झगड़ा करने लगे कि हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, यहाँ नमाज पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और उन्होंने मरते दम तक बताया नहीं किसी को, सिर्फ अपने भतीजे को बताया, वो भी इसरार करके कि ये कौन सी जगह है। तो हर जगह में रहमत है। पीछे असहाबे सुफ़ा है, पीछे से एक और जगह है जिसको हम कहते हैं, कहाँ गया, ऐसे ही जाना पड़ेगा, जिसको हम असहाब सुफ़ा है। एक सेकंड में आपको समझाता हूँ, उम्मीद है कि यहाँ पर दिख जाएगा। न, उसका क्या नाम है, बहरहाल इंशाल्लाह ये अगले दिन किसी दिन आपको दिखाऊं, ताकि आपको ये और पीछे से समझ में आ जाएगा। तो रियाजुल जन्नह में जाके दुआएं करें, अल्लाह आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल करेंगे। और ये समझे कि यहाँ हमारे प्यारे नबी के कदम पड़े हुए हैं, पूरे मदीना में पड़े हुए हैं, तो खास तौर पे यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ वो खुतबा दिया करते थे, यहाँ पे सहाबी बैठ के उनका खुतबा सुनते थे, वफूद उनसे मिलते थे। तो मैं किस जगह पर हूँ, और इससे दिल नरम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे नुसुक कहते हैं। अगर नुसुक ऐप के बारे में किसी हाजी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे वाली ऐप के बारे में, यानी अदाही ऐप के बारे में बात करें। नुसुक ऐप के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सो नहीं गए हों। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उसकी जो ज़ौजा थी होगी, उसके पास मोबाइल नहीं होगा, तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो उनसे को? तो पहले आप मर्द जो है वो पहले दोनों लोग अपने होटल पे अपना अपना स्लॉट बुक कर लें। पहले जी। मर्द अपने ही मोबाइल पे अपना स्लॉट बुक करे, फिर लॉग हुँ, आउट करे, फिर बीवी का जी, अकाउंट अपने ही मोबाइल पे क्रिएट करे, फिर बीवी का जी, ही एक स्लॉट ले ले, वो नोट कर ले किस स्लॉट पे है। फिर इन दो में से जिसका पहला स्लॉट होगा, वो वहां पे लॉग इन करके वो मोबाइल ले जाएगी।
लेकिन वो जब अपना स्लॉट दिखा के वापस वहाँ तो कहाँ मिलते हैं मस्जिद में, वहाँ तो अलग होते हैं वो। जी, जब वो उनका जब स्लॉट होगा ना, तो आप उनको जी। अपना मोबाइल दे दीजिए ना, तो अपना मोबाइल लेकर और उनका मोबाइल आप अपने पास रख लीजिए, वो आपका मोबाइल दिखाएँगी। इशू ये है कि मैं कहता हूँ कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं कि हमें अपनी मतलब मर्द एक जगह जाए नमाज़ पढ़ने के लिए और औरतें अपनी जगह जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ खत्म करने के बाद अगर हमारा स्लॉट भी होगा, हो सकता है ना मिले, तो कैसे हो सका मुमकिन कैसे हो सकता है? इसमें आपको मिलना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, अच्छा, इसमें और कोई चारा नहीं है, आपको अपनी मदर से मिलना पड़ेगा और उसको खुद आपको लेडीज़ एरिया में लेके जाना है। अच्छा। तो इसमें जो वहाँ है पे रियाज़ुल जन्नह की जो वहाँ अलाउड है फिर? रियाज़ुल जन्नह की जो एंट्री है, वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक है, टाइम अच्छा, अलग-अलग है। अच्छा, टाइमिंग अलग-अलग है लेकिन हाँ, तो आपको थैंक यू, अपनी मदर या अपनी बीवी उनको उस गेट पर लेकर जाना है और उन्हें मोबाइल थमा देना है। उसके ओके जी। बाद वो सिक्योरिटी वाला खुद करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। ओके सर। लेकिन ख़्याल रखें कि डिसिप्लिन वहाँ रखें। वहाँ जो सिक्योरिटी वाले हैं अगर वो गुस्सा हो गए आपके शोर-गुल से, फिर वो जी, किसी को एंट्री होने करने नहीं देते। ओके सर, ठीक है सर। जी, जज़ाक अल्लाह। ज़रूर। ओके। और कोई कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहे नुसुक ऐप के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत हम दोनों मियाँ-बीवी जा रहे हैं। मेरे बीवी के पास जो सिम है वो मेरे नाम पर है। अगर वहाँ पे हम उनका लॉगिन करेंगे तो वहाँ मेरा नाम चढ़ेगा क्या उस सूरत में क्या कर सकती हैं? नहीं, आपका नाम नहीं चढ़ेगा और इसका सिम के साथ कोई लेना-देना नहीं है। ये हाँ, आपके वीज़ा पर डिपेंड करता है और आपके ईमेल पर। तो आप खुद अच्छा यहाँ से वीज़ा जब उनका नंबर वीज़ा उसमें नंबर डालना है। डालेंगे तो उनका ही नाम चढ़ेगा। ठीक है। बस इतना ही पूछना था। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। सही वालेकुम। सही। ठीक है, इसके बाद अगली ऐप के बारे में बात करेंगे, जो है अदाही ऐप। अदाही ऐप कुर्बानी या इसे कुर्बानी ऐप भी कहा जाता है। तो ये ऐप थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए। जिन हाजी साहिबान ने हज कमेटी के ज़रिए से कुर्बानी या अदाही का ऑप्शन दिया हुआ है, उनके लिए ये ऐप बहुत ही ज़रूरी है। हाजी साहब अक्सर सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी कुर्बानी हो चुकी है? किस तरफ मैसेज आएगा, क्या होगा? तो ये बात समझ लीजिए ना कोई मैसेज आता है, ना कुछ होता है, आपको खुद से चेक करना पड़ता है। क्या? मैसेज नहीं आता? तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे हलक करना है। हलक तो मैं तब कर सकूँगा ना जब वो कुर्बानी हो गई हो। तो बिना कुर्बानी के मैं कैसे हलक करूँ? मैसेज नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हलक करना है, नहीं करना है? तो इस बारे में आप इस मेहरबानी करके इस बात को थोड़ी गौर से सुनें कि क्या करना होता है। जब आप इंशाअल्लाह रहमान 8 ज़िलहज जब आने वाला होगा, 3-4 ज़िलहज के आस-पास यानी हज से 4-5 दिन पहले आपके रूम में ये कूपन भेज दिया जाएगा। आपका स्टेट हज इंस्पेक्टर या कोई और हज का ऑफिसर आपके रूम में ये कागज़ का एक कूपन देगा इस शक्ल का। तो इस कूपन पे एक नंबर रहता है। जैसे इस जो आपकी स्क्रीन पे कूपन है, इसमें 455790035660 नंबर है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी होता है और साथ में हाजी का नाम नसीमा इन हाजी साहिबान का नाम है। बिल्डिंग 134 रूम नंबर 5 कवर नंबर, ठीक? ये हर कूपन पर लिखा जाता है और ये हर एक हाजी को अलग-अलग मिलता है। अगर एक कवर में 3 हाजी है तो 3 हाजियों को 3 कूपन मिलेंगे। उनका अलग-अलग नंबर होगा। तो इस कूपन का क्या करना है? इस कूपन में जो क्यूआर कोड दिया गया है, ये अगर आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से हज के दिन जमरात के बाद स्कैन करेंगे, ये क्यूआर कोड एक वेबसाइट खोलेगा और उस वेबसाइट पे आपको ऑटोमैटिक पता चल जाएगा कि क्या आपका कुर्बान हो चुका है या नहीं हो चुका। कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है। सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अब अगर आप बहुत बिज़ी हैं, आपको नहीं मालूम है क्या करना है, तो जब आपको ये कूपन मिल जाए, पहला काम आप करें, इस कूपन का एक अच्छा-सा फ़ोटो ले लें और वो अच्छा फ़ोटो अपने घरवालों को कश्मीर, जम्मू जहाँ वो रहते हैं, उनको भेज दें। जी, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपको चेक करना है कुर्बानी, उस दिन बहुत आप बिज़ी होंगे, थके होंगे। तो आप अपने फैमिली को बता दीजिए, देखो बेटा, मैं हज पे जा रहा हूँ, ये कूपन मिला मुझे, तुम ऐसा करना जिस दिन मेरी ईद होगी ना, सऊदी अरब में, तुम प्लीज़ सुबह 11-12 बजे ना इसका स्कैन करना।
देखना क्या स्टेटस दिखा रहा है। अगर वहां पे एग्जीक्यूटेड स्टेटस दिखा रहा है, मेहरबानी करके मुझे फोन करके बता देना ताकि मैं हलक कर सकूं। मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह से आप फ्री हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है क्या स्कैन करना है, किस तरह स्कैन करना है, आपके बच्चे घर पे कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर नहीं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं, तो खुद से चेक करना चाहते हैं, आपके पास एक ऐप आती है या एक वेबसाइट आती है जिसे अदाही या adahi.org कहते हैं। जब आप ये ऐप खोलेंगे, ये ऐप अभी अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे ये आपको नहीं मिलेगी, ये सऊदी में, जब सऊदी के नेटवर्क पे होगे तब ऐप मिलेगी। adahi.org नाम की वेबसाइट तो अभी भी चलती है। ये ऐप आप खोलेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा आएगा, सर्च फॉर ऑर्डर और कूपन। तो यहाँ पर ये नंबर डालना है आपने। उस हज के दिन, ईद के दिन आपने डालना है 455790035600। ये आपने यहाँ पे डालना है। जब आप ये डाल के सर्च करेंगे ऐसे, तो आपको इस कूपन नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे दिख जाएगा स्टेटस। देखिए ये स्टेटस दिखा रहा है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि हो गया है। अगर दिखाएगा पेंडिंग, इसका मतलब अभी नहीं हुआ है। यही काम, ऐसा ही काम आप अदाही की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। आप गूगल में जाके आप अदाही की वेबसाइट खोलिए। अदाही का, इस वेबसाइट का नाम है adahi.org। ये ऐसे आपको वेबसाइट खुलेगी। इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है ट्रैक ऑर्डर। मैं ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर वही स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पर आपको नंबर देना है। जैसे मैं ये पिछले साल का कूपन नंबर दूंगा, ये था 45059104 45059104 450591061723 61723। मुझे नहीं मालूम पिछले साल का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन उम्मीद है कि पिछले साल का भी आप इसमें दिख जाएगा। तो देखिए ये पिछले साल का कूपन मैंने दिया है, तो इसमें दिखा रहा है ऑर्डर नंबर, कूपन नंबर, शीप, हदी, डेलीगेटर नेम, मोबाइल नंबर बंद है, कूपन स्टेटस एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड अगर आपके पास आता है, इसका मतलब है आपकी जो है हदी हो चुकी है। अगर आता है पेंडिंग, इसका मतलब नहीं हुई है। ये आप वेबसाइट के जरिए से भी या ऐप के जरिए से भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपकी एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपने अभी कुर्बानी नहीं ली है, हज कमेटी से नहीं ली है, आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। आपको टू बाई करना है। टू बाई करके आप यहाँ पर भेड़ भी चूज कर सकते हैं कि कौन सा भेड़ खरीदना है, अफ्रीकन, यूरोपियन, स्वाकिनी, हट्टी, कट्टी कट्टी, कोई साला अफ्रीकन वाला जोड़ दे। 440 रियाल का है अफ्रीकन। और किस टाइप का है, सदका करना है? नहीं, सदका तो नहीं चाहिए था मुझे, मैं तो हदी करना है, फिदिया करना है। फिदिया कहते हैं दम को। अगर आपका दम आया हुआ है ड्यू, तो यहाँ से ही आप दम भी खरीद सकते हैं। अगर आपको अकीका करना है और जब हज के दिन आएगा तो यहाँ पे हदी भी खुल जाएगा। तो हदी हज के कहते हैं। यहाँ पर आप अपने किस्म का भेड़ ले लीजिए, कितने भेड़ करने हैं, एड टू ऑर्डर कर दीजिए, गो टू पेमेंट। तो पेमेंट से आपको बाद में नाम वगैरह, क्रेडिट का, वीजा वाले मास्टर कार्ड से आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। ये फिर आपके बदले कर देंगे। इस तरह भी आपको एक कूपन मिल जाएगा, उसका स्टेटस भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये वाला कूपन या हज कमेटी का कूपन, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे है। चाहे आप ऑनलाइन खरीद लें या ऑफलाइन खरीद लें या वहां पे जाके सऊदी पोस्ट से खरीद लें या ऐसा कर लें। इसी तरह से अदाही ऐप के जरिए से आप अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करा सकते हैं। इनका एक वो वॉइस होता है, वो एक दबाइए, दो दबाइए, तीन दबाइए, वो वाला भी होता है। वो फोन करके भी आप अपना पता करा सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। वहां पर आप कूपन नंबर बोलेगा आपको, दो बीप के बाद कूपन नंबर दबाइए। एसएमएस करके भी आप अपना कूपन स्टेटस बता कर सकते हैं। इंशाल्लाह रहमान, जब वो वक्त आएगा तो आपको इंशाल्लाह रहमान हम ग्रुप पे समझा देंगे, अल्लाह ने चाहा। क्या है यहाँ पर नीचे इस कूपन में नंबर दिया होता है कि कूपन का स्टेटस पता कराने के लिए इस नंबर पे आप डायल करें। लेकिन सबसे इजी तो यही होता है कि आप स्कैन करें। जो ही आपको एग्जीक्यूटेड मिल जाए, बस उसके बाद आप फ्री है, आप हलक करा सकते हैं। लेकिन कुर्बानी अगर नहीं भी हुई है, आप तवाफ़े ज़ियारत तब भी कर सकते हैं। तवाफ़े ज़ियारत तरतीब में नहीं आता।
तवाफ़ ज़ियारा बिना कुर्बानी के भी हो सकता है, लेकिन हलक बिना कुर्बानी के नहीं हो सकता। ये तो थी बातें, और एक बात और है वीज़ा डाउनलोड के बारे में। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीज़ा कैसे डाउनलोड किया जाता है। जो हाजी साहिबान नहीं जानते, उनके लिए मैं लाइव ही दिखा दूँगा कि वीज़ा कैसे डाउनलोड करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम वीज़ा डाउनलोड के लिए हम यहाँ पर वेबसाइट लिखेंगे, गूगल में लिखेंगे सऊदी वीज़ा। सऊदी वीज़ा वेबसाइट जब डालेंगे, मैं परसों भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके जो रिज़ल्ट्स आएँगे, उन रिज़ल्ट्स में जो पहला रिज़ल्ट आपका होगा डाउनलोड सऊदी ई-वीज़ा, तो वो वाली वेबसाइट आएगी। वो वाली वीज़ा आप जैसे ये देखिए, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, अरबी में लिखा हुआ आना चाहिए। ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, यहाँ तो निकल ही नहीं रहा है। मैं खुद ही दे देता हूँ। मैंने वो लिंक आपके ग्रुप में डाली थी, visa.mofa.gov.sa/visa services, ये वाली लिंक। ये जब आप खोलते हैं वेबसाइट, ये इंग्लिश में आती है, अरबी में आती है। इसको चेंज करने के लिए यहाँ ई को क्लिक करके आप करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगी, और इंग्लिश में चूज़ करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शंस आएँगे। फर्स्ट वैल्यू में आपको लिखना है पासपोर्ट नंबर, सेकंड वैल्यू में आपको लिखना है फर्स्ट नेम, और पासपोर्ट नंबर यहाँ देना है, उसके बाद फर्स्ट नेम देना है। नेशनैलिटी में आपको इंडिया देना है। कैप्चा में देना है 760, जिसे यहाँ लिखा है 06, जो भी उधर लिखा होगा। और सपोज़ पासपोर्ट में मैं कुछ भी दे देता हूँ, फर्स्ट नेम में मैं कुछ भी दे देता हूँ। अगर आपका वीज़ा अभी नहीं लगा है, आपको एक एरर मैसेज नज़र आएगी, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड वैल्यूज़, या ऐसा आएगा कि एन एरर हैज़ अकर्ड। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट होगा, वीज़ा मतलब वीज़ा नंबर होगा, तब आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक साथी का पासपोर्ट नंबर है, तो मैं उनका वीज़ा दिखाना चाहता हूँ आपको। 1 मिनट में उनका पासपोर्ट नंबर ढूँढने की कोशिश करता हूँ। जस्ट आप 1 मिनट वेट करें, ताकि मैं आपको उनका दिखा सकूँ, उनका वीज़ा नंबर R1203। 1 सेकंड। सर लेखस Y960328 और वो इनका ये मेंटेनेंस गो मत कीजिए, इनका इश्यू हो चुका है, इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं तो पता लगा मैं सीख लेती थी। मुस्तकीम, इनका जो नाम था वो है मुस्तकीम, MUSTAQBE। ये मेरे दोस्त हैं मुस्तकीम साहब, तो इनका नंबर है ये। अच्छा पासपोर्ट सरनेम गोड दिन किस दिन आज दिन फुल फर्स्ट नेम देना है आपको, फर्स्ट नेम। इनका मुस्तकीम अहमद शाह है, मैंने सिर्फ मुस्तकीम दिया हुआ है। मैं इंक्वायर करूंगा। अब जब इनका अगर आपका वीजा लगा होगा, अब आपको वो एरर नहीं आएगा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन या एन एरर हैज अकर्ड। अब आपको इनका वीजा दिख जाएगा। ये देखिए, इनका वीजा है ये, तो आपको ऐसे ही अपना वीजा भी नजर आएगा। जब आपका वीजा लगेगा, इसमें वीजा नंबर वगैरह होता है, तो आपको चेक करना है क्या आपका नाम गलत तो नहीं है, बिल्कुल वही है जो सही है, आपका डीओबी वगैरह सही है, और यहाँ पर उम्रह तो नहीं लिखा है आपके, उसमें हज लिखा होना चाहिए, और उसमें डेट्स सही हैं। जैसे आप देखिए, इसमें जो वैलिड फ्रॉम लिखा है 13 फरवरी 2025 से कहाँ तक, 13 अप्रैल 2025 तक, ये कल तक का इसका वैलिड है। आपने ये भी चेक करना है कि क्या इसमें कहीं गलती तो नहीं है, वैलिड अप टू में कहीं कम तो नहीं लिखा हुआ है, या फोटो सही है, फोटो गलत तो नहीं है। अगर कोई भी गलती है, आपको इमीडिएटली जो है हज कमेटी के ऑफिस में आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर है, तो वो एकदम उसको ठीक करेंगे। नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, फिर वो बाद में ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको बताना है अगर कोई भी गलती हो। हाँ, अलबत्ता एक चीज होती है कि अगर किसी के, जैसे इनके नाम में 3 पार्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनके 2 ही नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम है फैसल मकबूल, तो मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो सऊदी गवर्नमेंट वाले खुद से मेरा लास्ट नेम ऐड कर देंगे, मेरे लास्ट नेम में मेरे बाप का नाम ऐड कर देंगे। मेरे बाप का नाम मोहम्मद मकबूल है,
तो मेरा नाम आएगा वीजा पे फैसल मकबूल मोहम्मद मकबूल। इसी तरह अगर कोई औरत है, उनका नाम है रुखसाना, बस वो रुखसाना लिखती हैं, ना उनका मिडिल नेम है ना उनका लास्ट नेम है, तो उनके वीजा पे आएगा रुखसाना गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद कौन है? या तो उनके वालिद होंगे या तो उनके हस्बैंड होंगे। उनका हस्बैंड का नाम भी उनके नाम के साथ आ जाएगा। अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर और कोई प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, फोटो में प्रॉब्लम है, डेट्स में प्रॉब्लम है, डीओबी में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है वीजा में, आप इमीडिएटली एकदम आप कांटेक्ट करेंगे हज ऑफिस में, तो हज आपको बता देंगे। उसके बाद इसको आप प्रिंट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इसी को आप अपने साथ साथ रखते हैं। अगर कोई हाजी साहब अपना ये बता देंगे तो उनका भी हम सर्च कर लेते हैं। पासपोर्ट नंबर बताइए, अभी सर कोई बता रहे थे ना? सर लिख लीजिए। जी। एस 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 तो एस एस फॉर स्कूल। जी जी। S58 58 वन 1 सेकेंड S58 जी। नहीं S5395 5395 5395 343 फर्स्ट नेम इरफान IRFAN बस इरफान। सर। नेशनैलिटी इंडिया लिखते हैं। Arşivet puansına kırmızı. Yeah. एक सेकंड, इसमें जो कैप्चा है ना, कैप्चा ही चला गया, मुझे रीलोड करना पड़ेगा। Yani bey gerçekten boşuna. Bak arabayı sıcağız. क्या वो, एक मिनट सर, एक सेकंड आप वेट करें, इसका कुकीज में डिलीट कर देता हूँ। इंग्लिश इंग्लिश करो चेंज, तो इंग्लिश चेंज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में पासपोर्ट नंबर, जो कि ये है, क्या बताया था आपने? एस S5395 95 343 343। और आपका फर्स्ट, IRFAN जी जी, फर्स्ट नेम आपने इरफान बताया था, ये स्मॉल भी आप लिख सकते हैं। और नेशनलिटी आपकी इंडियन होगी। और आपका यहाँ पे जो कैप्चर नंबर है 945273 लिखा हुआ है। मैं इंक्वायर दबा दूंगा, अगर वहां पे आया देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड वैल्यूज या एन एरर हैज अकर्ड, इसका मतलब अभी आपका वीजा नहीं लगा है। नहीं लगा। जी जी, इंशाल्लाह कुछ दिन में लग जाएगा। ओके शुक्रिया Assalamualaikum. सर। ये ऐप का ये लिंक क्या है सर इसमें? ये तो नहीं है सर www.mofa.gov.sa? हाँ वही जो मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर रखी थी, और इसका वीडियो भी मैंने डाला। Assalamualaikum. जी वालेकुम सलाम। Sir जी तो ये T0889549 T088 9549 9549। फर्स्ट नेम मोहम्मद अयूब भट्ट स्पेलिंग MOHD, बस इतना ही, MOHDAYOUP। सिर्फ फर्स्ट नेम देना है MOHD। ठीक है सर। इंडिया, आपका भी नहीं आया होगा, अभी किसी का नहीं आया एयरपोर्ट, जिनकी फ्लाइट भी लग गई है उनका भी नहीं आया। ठीक सर। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। ये फिर एकदम से आ जाते हैं 50 200-300 के एकदम से आ जाते हैं, डोंट वरी, कोई ठीक टेंशन नहीं है, सबका ठीक इंशाल्लाह वक्त पे आ जाएगा। ठीक तो सर। इंशाल्लाह, तो ये इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप वीजा डाउनलोड करते हैं, अभी कैसे कुर्बानी चेक करते हैं। तो ये चीजें हमने बताई। तो बस आज की सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इससे फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि हज में कई सारी ऐप्स हमारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ऐप हमने हज विदा ऐप के बारे में बात की, इसमें क्या फीचर हैं, क्या क्या ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। दूसरी ऐप हमने नुसुक ऐप के बारे में बताया, रियाजुल जन्ना में बुकिंग, इसमें दो ऑप्शन है, इंस्टेंट ट्रैक और बुकिंग। तीसरा ऑप्शन हमने बताया अदाही और कुर्बानी। अदाही और कुर्बानी किस तरह चेक करेंगे आप ऑनलाइन, मोबाइल, इसका फोन नंबर भी है, फोन नंबर से भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन मैंने बताया आपको वीजा कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर हुआ होगा तो क्या करना है।
इंशाल्लाह रहमान आज के सेशन में आपका इतना ही। नेम क्या अगले है? सेशनों में हम और देखेंगे कि लोकेशन किस तरह शेयर करना है, और कोई इंपॉर्टेंट सिम कार्ड कौन से है, रोमिंग के क्या प्लान्स है, और भी इंपॉर्टेंट ऐप्स है वो क्या है, और आखिर में मैप क्या है, किस तरह से वहाँ पे हमारे लोकेशन और मैप्स का इस्तेमाल करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुफाद एक ये एक सर एक एक करके पूछ डुअल लीजिए, प्ले एक एक स्टोर करके। पे है? सर ये फैसल साहब ये दोनों लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ई वीजा का भी और आदि का भी सर। अदाही तो अभी होगा नहीं आपको डाउनलोड सर, अदाही क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो वहां पे ही अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी मैं उसकी वेबसाइट वेबसाइट तो हो होगी जाएगी। सर के, वेबसाइट है कि ऐप है कोई? वेबसाइट भी है, ऐप भी है। ऐप डाउनलोड नहीं होती लेकिन वेबसाइट चल जाएगी। सर वेबसाइट का लिंक भेज दीजिए सर, कौन सा है जी वो जी, ग्रुप में। मैं ओके दोनों डाल देता और ये सर वीजा रोमिंग। वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हूँ। वीजा वाला भी डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ जी। वालेकुम इस्लाम। हाँ फैसल साहब, ये आज की ये पूरी रिकॉर्डिंग भी अगर मिल जाएगी। जी जी जी, इंशाल्लाह वो भी डाल दें। इंशाल्लाह। फैसल भाई एक फैसल साहब एक और चीज थी, ये जो हज सुविधा में हम जो कवर नंबर एक ही रजिस्टर हमने जो नंबर किया था, वो मल्टीपल मोबाइल्स में हम लॉग इन कर सकते हैं? जी जी, कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहतरम ये मोहतरम ये लेडीज के लिए इंस्टेंट आता है इधर नुस्ख में। हर एक के लिए आता है, लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी। शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। टाइमिंग है ना, मतलब वो लेडीज की जो टाइमिंग है उसी में हो सकती है उनकी बुकिंग सिर्फ। हाँ, जेंट्स की भी टाइमिंग होती है, लेट नहीं, बुकिंग तो कभी भी हो सकती है। वहां पे आ जाएगी कि लेडीज जिस दिन बुकिंग, मान लीजिए आप अभी बैठे हैं सुबह, तो उनका अलग एक टाइम आता है, ईशा के बाद और फजर के बाद। जी तो उस टाइम पे लेडीज का टाइम होता है, वो आप कभी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जब बुकिंग होगा तो उस टाइम पे फिर आपको वहां जाना है। जी सारी ठीक, रूमिंग शुक्रिया। हेकवा करित भाई? जी, सारी रूमिंग बुकिंग हेकवा हफ्ते ब्रोट करित? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कश्मीर से मत कीजिए, क्योंकि कई सारे हाजी साहब का फिर स्लॉट मिस हो जाता है, फिर आप फिर 1 साल तक नहीं जा सकते। तल करें सेम, तल क्या करो? सिम का, इसके साथ सिम का कोई ताल्लुक नहीं है, नुसुक ऐप के साथ सिम का कोई भी ना ताल्लुक ना ना नहीं है। आप ना सर हुआ रूमिंग रूमिंग रोमिंग आप करा सकते हैं, लेकिन रोमिंग महंगा पड़ता है। अगर आपके रोमिंग का फायदा इतना है कि आपका अपना ही नंबर चलता है और लैंडिंग के साथ ही आपका कॉलिंग शुरू हो जाती है। सिम वहां पे नहीं तो सस्ता पड़ता है कि आप वहां पे सिम निकालें, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 दिन वेट भी करना पड़ सकता है। और इसलिए जो हाजी साहब वेट नहीं करना चाहते वो रोमिंग कर ले, जो वेट कर सकते हैं तो उनके लिए बेहतर है वहीं का सिम निकाल। सर अगर तब ये प्लानिंग अत मज क्या जियोस मज क्या नो नो प्लानिंग क्या है सर जी मज ये रूमिंग मैंने जनाब वो अगर शेयर आप किया है, मैंने वो पिछली बार जो कश्मीरी में ट्रेनिंग दी थी उसमें एक एक प्लान समझाया था। हाँ सर सर मुझे पता है, मैंने तो दूसरा बता जाएगा इसमें कोई प्लान इसमें होता है कुछ तो। वो तो जियो वाले जानते होंगे सर। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम जिनाद साहब, कैसे हैं आप? शुक्र, आप सर ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि अगर कोई भी चाहता है रोमिंग करना, जियो की मत करना, एयरटेल की करना। क्योंकि एयरटेल का है लास्ट टाइम भी हमने 4000। देखा कि जियो वहाँ कुछ अच्छा नहीं चलता है, उसका नेट बिल्कुल नहीं चलता है, कॉल भी उसकी अच्छी नहीं होती है, मतलब आवाज नहीं आती है सीधे तरीके से। फोन ज्यादातर नहीं होता है उस नंबर पे, वहां पे नॉट रीचेबल आता है। तो बेटर है कि एयरटेल की करना, थोड़ा सा महंगा है बट बेटर है वही। मगर एक है ना, एक बात है ना सर, इसमें है एयरटेल ना प्रॉब्लम है कि जियो जियो ऑलरेडी नंबर हमने दिया हर जगह। जियो नंबर जब हर जगह उससे दिया तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जहां भी नंबर दिया। सऊदी में वैसे भी इन नंबरों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर। ये जनाब मोहतरम फैसल साहब, जी ये जो ना ऐप पकना है, ये जो वीजा वाला है, ये जो वेबसाइट हावन जी, हाँ ये वेबसाइट है, वीजा वाली वेबसाइट है, ऐप नहीं। हेलो वन वन ये वेबसाइट है, ये ऐप नहीं है। मैं कैसे इसमें बात की
फोटो। ये adhai.org ये भी वेबसाइट ही है। जी जी, ये भी वेबसाइट ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिसको ये ऐप वगैरह नहीं चलाना आती हो, तो जैसे आपने आज इस मीटिंग में सब सारा सारे ऐप भी बताए हैं, तो वो कैसे होगा आगे उनका? फिर से पूछिए, मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने अभी बताया है कि आज की मीटिंग में तो ज़्यादा आपने ऑनलाइन वो ऐप वगैरह बताए हुए ना, जी जी, जैसे जैसे वीज़ा वगैरह वो ऑनलाइन करना है, वो वगैरह। तो अगर किसी के पास ऐसा नहीं, किसी को जानता होगा, तो उसका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जैसे वीजा तो यहीं पे आपने डाउनलोड करना है, तो कोई साथी भी करके दे देगा। और वो तो यहाँ से हो जाएगा। जो निवास वगैरह के लिए बोल रहे थे कि वो रजिस्टर वगैरह करनी है। वहाँ पे आपके साथ जो हज इंस्पेक्टर साहब होते हैं ना अपने स्टेट के, वो एक जी। मुलाजिम आपके साथ रखे जाते हैं हाजियों के साथ। वो जी। उनको करके दे देंगे, वो अपने साथ ले जाएंगे हाजी साहब को। अच्छा, तो अपने हाजी साहब से बता के रखिए तो उनसे राब्ते में रहें। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई और सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं खाया है मैंने चिट्ठी में, सब आप ही ने खाया है। कौन है भाई साहब? हेलो। जी जी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं वोन जम सात तौर करो लैंड हको ना पत अगर तक नुसुक अपॉइंटमेंट रटस की प्रॉब्लम ये पे कर अपॉइंटमेंट पानस खतर फिक्स। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट फिक्स मत कीजिए, क्योंकि आपका डिले हो सकता है फ्लाइट ना अगर आपका अपॉइंटमेंट मिस हो। बस तोत वत अगर प्रॉब्लम गई इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट करनस जी अगर सो हेको पत जित पे कर थ्रू। यस, आप यहीं से भी यहाँ उनको अपना यूजर नेम पासवर्ड भेज दीजिए। वो यहाँ से भी, जैसे आप मुझे बता दोगे कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड इस तरह से है, अनस तो मैं आपको आपकी बुकिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ। ओके ओके ठीक ठीक बे वन ये शेड्यूल्ड फ्लाइट अवर्स लगभग कोता आसस। ये जब आपका फ्लाइट लग जाएगी, फिर आप उसका फ्लाइट नंबर गूगल कर दीजिए, तो फिर ठीक आपको गूगल पे पता चलेगा ये फ्लाइट कितने बजे निकलेगी। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी चेंज होता रहता है। ओवरऑल कोता टाइम लगान इंटरनेशनल फ्लाइट क्लियर। 6 से 6.5 घंटे, 7 घंटे तक लगेंगे। अच्छा ठीक है शुक्रिया सर। जी, कोई और सवाल हो किसी के पास तो पूछ सकते हैं। वीजा के लिए कौन सी ये है वेबसाइट? मैंने ग्रुप में डाली हुई है वो, अगर आपको चाहिए मैं आप दोबारा से डाल दूँ। जी दोबारा से डालिए, शुक्रिया। चलिए, अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम आज की मीटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। Free audio post-production by alphonic.com.